नमस्कार, जय हिंद। मैंने कल आपको एक होमवर्क दिया था, अगर आपको याद रहा हो। कई बार तो वेबिनार खत्म होते होमवर्क भी भूल जाते हैं। यस रजनी भाई, बताइए। ભૂતકાળની પીડા, ભવિષ્યની ચિંતા અને વર્તમાનનો વિરોધ, વર્તમાનનો વિરોધ. कम से कम नोट में तो देखना पड़ा। રાઈટ રાઈટ. राइट। अभी आप हंस सकते हैं, मैं भी हंस सकता हूं, और आज के एपिसोड में मुझे आपको यही सिखाना है। क्या आप अपने ऊपर हंस सकते हो? कल आज के एपिसोड को ट्रिगर करने के लिए कविता कही गई थी, आल ले ले आ तो खरे खरी थी। राइट, वहीं से ये शुरू हो रहा है। क्या आप अपने ऊपर हंस सकते हो? यार, अभी तक कैसी लीला की या लालियावाड़ी की, क्या क्या किया। हमारे यहाँ फैशन है सरदार जी पर जोक करते हैं। राइट, फिर ये फैशन पूरे देश में चल पड़ा है, तो सभी लोग फिर सरदार जी पर ही जोक करेंगे। गुजरात में फैशन है बापू पर जोक कहना। मैं खुश नसीब हूं, एक ऐसे बापू मेरे दोस्त है, बड़े सम्माननीय व्यक्ति है, राजेंद्र सिंह जी जाडेजा। सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन के डायरेक्टर रहे, और उनके साथ मैंने काफी कैंप्स भी किए। तो समंदर के तट पर केवल इमेजिन कीजिए, मरीन तट था, और हम लोग करीब 4.5-5 घंटा साथ चले थे, लगातार एक के बाद एक सीरीज में केवल बापू के जोक, और वो स्वयं बापू कह रहे थे। मैं उस दिन बहुत सीखा कि व्यक्ति पूरे खुद के ऊपर कैसे हंस सकता है। तो देखिए उसमें मर्म क्या है, हम क्यों स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं। केवल दो ही वजह है, जो हम करना चाहते थे वो हमारे पास से नहीं करा पाए, और जो हम दूसरों के पास से कराना चाहते थे उसके पास से नहीं करा पाए। आप देखिए, इससे अलावा कुछ है क्या? आप कहोगे नहीं, मेरा बॉस ऐसा है, फाइन। आप बॉस के पास से ये कराना चाहते हो कि आपको वो ज्यादा काम ना दे, अब वो दे रहा है। आप चाहते हो कि बॉस आपको जल्दी घर जाने को कहे, लेकिन वो कहता 3 घंटे रुक जाओ। केवल दो ही एजेंडा है, गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम योर ओन सेल्फ, गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स। इफ नॉट, प्रॉब्लम। अगर नहीं हो पाते हैं तो स्ट्रेस है। अभी यहां जब मैं खुद के पास से काम नहीं करा पाता हूं, तो क्या मैं उस चीज पर हंस सकता हूं? क्या इस चीज को ऑब्जेक्टिवली देख सकता हूं? अंग्रेजी में कहावत बहुत बढ़िया है, टू एयर इज ह्यूमन। एक इंसान है, गलती करता है, पर फिलोसॉफी में व्हाट्सएप तक सीमित रह जाती है। हम चूक कहां जाते हैं, हम अपने अंदर देखना चूक जाते हैं। नहीं तो काम की क्या औकात है आपकी शांति का भंग कर सके। दूसरे व्यक्ति की क्या औकात है कि आपके अंदर कोई भी टेंशन जन्मा सके। आप केवल अपने में सफिशिएंट है, पर्याप्त है, किसी और को जरूरत ही नहीं है। आपको स्ट्रेस देने के लिए आप स्वावलंबी है। You are absolutely self-sufficient and self-reliant in creating tension, in creating stress. आपको किसी की जरूरत नहीं है। कितनों को ये मर्म समझ में आ रहा है? ओके, समझ में आ रहा है तो बढ़िया है। और सरल बना देता हूं, संसार की कोई भी चीज हमें स्ट्रेस नहीं देती, हम ही हमें स्ट्रेस देते हैं। और अगर हम हमें स्ट्रेस देते ही ये पकड़ में आ जाए, तो हम हमारे खुद पर हंस सकते हैं। और अगर खुद पर हंस सकते हैं तो उसी मंगल वेला में स्ट्रेस गायब हो जाता है। आपको देखना पड़ेगा ये। राइट, हम कितना कितना अपनी जिंदगी में अलग अलग चैप्टर खोलते हैं।
जरा एक कल्पना कीजिए कि एक बड़ी हवेली है, 15 मंजिले, और हर एक मंजिले पर 50 रूम, और आप इसके मालिक हैं। और आपका काम है कि वो हर एक हवेली के दरवाजे, हर एक कमरे के दरवाजे और खिड़कियों को खोल देना है। आप नीचे से मंजिले से शुरू करते हैं और पूरे के पूरे ऊपर 15 मंजिले तक सभी कमरे की खिड़कियां खोल देते हैं। काफी समय लगता है इसमें। 15 मंजिला है, 50 कमरे हैं, मान लीजिए 2 विंडो है और एक दरवाजा है, तो भी सीधा सीधा हिसाब है 50 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 3। मान लीजिए ये कर सकते हैं आप। अब ये पूरा हवा से भर गया, मंद मंद सुगंध सभी जगह से इस हवेली में आ रही है, सब कुछ सेट है। और अब एकाएक तूफान आया, और अब आपको कहा जा रहा है घर में से किसी के द्वारा, पिताजी पत्नी द्वारा, सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद करो। अब क्या हो रहा है बताइए? उत्पल को पकड़ में आ गया। इतने दरवाजे और इतनी खिड़कियां खोल के रखी है, अब आप वो तूफान के सामने इतनी खिड़कियां को नहीं बंद कर सकते। अगर मैं आपकी जगह होऊंगा तो मैं यही करूंगा कि एक खिड़की या 2 खिड़की और एक दरवाजा बंद करके उस कमरे में बैठ के सितार बजाऊंगा, क्योंकि केवल यही हो सकता है। समझ में आया? अच्छा, चलो, एक हवेली का ये एपिसोड समझ में आ गया। अब फिर से चलते हैं। अब कोई कहता है सभी खिड़कियां सभी दरवाजे खोल दो, तो आप क्या कहोगे पूर्व अनुभव से? आपको खोलना है तो खोलो, मैं तो केवल एक मंजिले की 3 कमरे की खिड़कियां खोलूंगा, क्योंकि मुझे अक्ल आ गई है कि मुझे कितना खोलना है, क्योंकि बंद मुझे ही करना है। कितना फैलाव करते हैं उतना फिर समेटने में झंझट। अभी आप जैसे मुस्कुराते इसको ले रहे हो ना, बस एग्जैक्टली ऐसे ही लेना है। तो अब देखिए होता कैसा है, हम जब शुरू करते हैं ना, तभी हमें लगता है कि हम सभी जगह पहुंच पाएंगे। हाँ या ना? उस समय हमारा ध्यान केवल अपनी शक्ति पर रहता है और हम सभी जगह पहुंच पाएंगे, ऐसे करके फैलाव शुरू करते हैं। जब पूरा फैलाव बढ़ जाता है और इतने में इतने व्यस्त हो जाता है कि हमारा खुद पर ध्यान ही नहीं जाता, और हम भूल जाते हैं कि हमने ही इसको फैलाया है, और हमारी शक्ति असीम है, तो फैलाया हुआ को हम समझ सकते हैं। क्योंकि ये हवेली नहीं है, हवेली तो सॉलिड मटेरियलिस्टिक स्टफ है, और हवेली में तो खुद को जाके बंद करना पड़ेगा। जब ये जो मैं कह रहा हूं, ये तो हमारी खुद की शक्तियां हैं, जिसमें केवल निर्णय भर से सब बंद हो जाता है या खुला हो जाता है, केवल एक निर्णय मात्र से। हमारा स्ट्रेस केवल 3 ही सोर्स है, जिसका मैंने होमवर्क सौंपा था। भूतकाल की पीड़ाओं की लिस्ट बनाओ, भविष्य काल की चिंताओं की लिस्ट बनाओ, और वर्तमान में जिस चीज से विरोध है उसका लिस्ट बनाओ। मैंने ये कहा था, ये लिस्ट बनाते 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 बहुत सारा तो कम हो जाएगा। अगर ठीक तरह से होमवर्क करते तो पकड़ में आता कि कितना इसमें निरर्थक है, कितना निरर्थक है। जैसे निरर्थक दिखता छूट जाता। तो भूतकाल की जो पीड़ा है उसको बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे तो मुक्त हो सकते हैं। भूतकाल जिसको कहते हैं वो अस्तित्व में कोई चीज है ही नहीं, वो केवल मेमोरी है और अभी इसी वक्त है। तो एग्जिस्टेंशियली देयर इज नो पास्ट टेंस। समथिंग विच हैज ऑलरेडी हैपन, जो पहले घट चुका है, उसको अब अभी याद करके रो रहे हैं, जो पहले घट चुका है, जो हो गया है। अभी नहीं हो रहा है, लेकिन हम अपने मन के अंदर अभी उसको चला रहे हैं। ये कैसा है, हयाती पहले शो में पिक्चर देखने गई, राइट? अभी शोले पिक्चर, मान लीजिए शोले पिक्चर थी, उस पिक्चर के अंदर अमिताभ बच्चन ने धर्मेंद्र को मार डाला। अब जिन्होंने शोले देखी होगी नहीं, वे कहे कि ऐसा नहीं होता। काहे को स्ट्रेस लेते हो यार, वर्तमान में जीने का मैं सिखा रहा हूं। उस पिक्चर में ऐसा ही होता है जैसा मैं कहता हूं।
कितनों को पकड़ में आई बात ये। अभी यही तो मैं सिखा रहा हूं। वो घटना घट गई, अभी मैं नई फिल्म करा रहा हूं, क्रिएट आपके लिए। तो पहले शो में अमिताभ बच्चन ने धर्मेंद्र को मार डाला। अभी ये इंसिडेंटली पापा कहते हैं यार मैं तो ट्रैवल में था, तू तो पिक्चर देख के आई, लेकिन मुझे भी पिक्चर देखनी है, चल मेरे साथ। तो अभी वो दूसरे शो में भी जाती है, सेम डे, सेकंड शो। अब उसमें क्या होगा? सेम चीज होगी ना, क्या स्टोरी बदल जाएगी? सेम चीज होगी। अगर वही फिल्म चलाई है रील, तो उसमें फिर से वो मार डालेगा। अब पहले बार शो में हयाती रो रही थी, अरे रे अमिताभ बच्चन ने धर्मेंद्र को मार डाला। अब दूसरे में वो रोएगी नहीं। अगर वो 4 बार शो देख ले, अब वो ध्यान से देखेगी, डोंग करे कहीं मर तो छे नहीं। क्योंकि अब इसका और सटीक ध्यान चला जाएगा एक्टिंग के ऊपर। ये मैं आपको सिखा रहा हूं क्या करना है। अपने अंदर जो पहले से फिल्म चली है, भूतकाल की पीड़ा का लिस्ट बनाते तो वो फिल्म दूसरी बार चलती और लॉजिकली चलती, क्योंकि आप लिखते, अब देख नहीं रहे तो कि कंट्रोल के बाहर नहीं है। हम जब मन में चलाते हैं फिल्म तो कंट्रोल के बाहर चलती है, चुभता रहता है, उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कहा ही क्यों, लगातार वही गोल 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 घूमता रहता है और हम बेहोशी में उसको देखते रहते हैं। जब लिखना शुरू करते हैं तो वो फिल्म हमें ऑब्जेक्टिवली देखते हैं, अरे इसमें तो कुछ दम नहीं है, और छूट जाता है। भूतकाल की पीड़ा ऐसे ही जाएगी। दूसरी टेक्निक मैंने आपको बताई थी, जो पहले बता चुका हूं, शेयरिंग। शेयरिंग के अंदर आप जो घटना घटी है उसको सामने वाले को बताओ। एक बार ना पूरा पढ़े, दूसरी बार बताओ, तीसरी बार बताओ। आई मीन एक व्यक्ति तो नहीं सुनेगा बार बार, तो आप 5-6 मित्रों को बारी बारी वही स्टोरी सुनाओ, मेरे साथ ऐसा हुआ। देखिए ये टेक्निक है, मैं आपको क्रमशः टेक्निक ही समझा रहा हूं। स्ट्रेस को में से निकलने की टेक्निक। जिस घटना घट चुकी, अगर उसका कोई स्ट्रेस है, ये भूतकाल की पीड़ा वाली बात। ओके, समझ में आ गया? कल और भी एक बात बताई थी, खुद के साथ ट्रांसपेरेंसी। फिर जब दूसरे के साथ शेयरिंग करो तो दूसरे के साथ ट्रांसपेरेंटली शेयरिंग करो कि भाई एग्जैक्टली क्या हुआ। सामने वाला पूछे तो बताओ एग्जैक्टली क्या हुआ, तो धीरे से पकड़ में आएगा, हुआ था यूं और साइज बनाई यूं। વાવ આયાથી નળિયું ખસ્યું, તે દેખીને કૂતરું ભસ્યું, બહુ થયો ત્યાં શોર બકોર, कोई कहे में दीठो चोर। कहां से शुरू हुआ? थोड़ा पवन आया और छप्पर थोड़ा हिला, वहां से चोर तक पहुंच गए। भविष्य की चिंता, क्या होगा? चलो भूत की ही बात करें। कोई भूत है, वो क्या कर लेगा, क्या उखाड़ लेगा। जब वो व्यक्ति जिंदा था तब हमारी उससे दुश्मनी नहीं थी, कोई पहचान नहीं थी। वो व्यक्ति मर जाने के बाद हमारा क्या कर लेगा? उसके पास हाथ नहीं है, पांव नहीं है। अच्छा, पहचान वाला था, दोस्ती थी, राइट, कोई रिलेशनशिप था, वो तो हमें मिलके खुश होगा, हम भी उसको मिलके खुश होंगे। अरे यार तू जल्दी चला गया, ऐसी बात कर सकते हैं। आपको एनालिसिस समझ में आ रहा है? अगर एनालिसिस समझ में आ रहा है तो डर चला जाएगा। ये केवल भूत की बात नहीं है, हमें सभी जगह डर लगता है। कॉलेज के यंग लोग कैसे स्ट्रेस महसूस करते बताता हूं। कैंपस प्लेसमेंट में लाइन में बाहर बैठे हैं, वो भी स्ट्रेस है। वीजा के लिए जाते हैं अमेरिकन एम्बेसी में, बाट वो बेंच पर बैठे, स्ट्रेस है। वीजा नहीं मिला तो वीजा नहीं मिला तो नहीं मिला, एडमिशन नहीं मिला तो नहीं मिला, काम कंप्लीट नहीं हुआ तो नहीं हुआ। यही रियलिटी है। हाँ, आपके मन में नहीं करने की भावना हो, वो ठीक नहीं, उसको आलस्य कहेंगे। लेकिन करने की इच्छा है, कर नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ द ओवरवेलमिंग, तो उस समय ये ध्यान रहे कि नहीं कर पाए तो क्या बिगड़ जाएगा। ये हो गई भविष्य की चिंता से मुक्ति। तो लिस्ट बनाओगे, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, आज इसी होमवर्क को करो, रिपीटेडली उसको याद खुरेद खुरेद के सब कुछ डालो, फिर देखो कि इसमें कितना निरर्थक है।
आप स्वयं हंस पड़ोगे कि अरे ये तो बेकार का है, बिल्कुल इसको पकड़ के रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो भूतकाल निकल जाएगा और ऐसे बेवजह भविष्य की चिंता भी नहीं रहेगी। देयर आर सो मेनी स्ट्रेस। एक हेल्पलाइन भी शुरू की गई है। एक डर बैठ गया है कि मैं मर गया तो गुड न्यूज, भगवत गीता खोलो, उसमें लिखा है जैसे हम पुराने वस्त्रों को छोड़ के नए वस्त्र धारण करते हैं वैसे हम बार बार शरीर को धारण करते हैं। हे अर्जुन, तेरे और मेरे असंख्य जन्म हो गए। एक जगह ऐसा आता है, कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, चल मैं तुझे वो बहुत मोस्ट आईएमपी दे देता हूं, तेरी 12वीं बोर्ड भी एग्जाम है तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन देता हूं। पहले मैंने ये क्वेश्चन शैलेश को दिए थे, फिर हयाती को दिए थे, अब मैं आज तुझे दे रहा हूं। तो वो वहां कहते हैं कि पहले मैंने सूर्य को दिया, फिर ईश्वर को दिया। अर्जुन कंफ्यूज होता था कि सूर्य को हुए तो कितने साल हो गए और तुम तो अभी मेरे सामने खड़े हो। वहां वो जवाब देते हैं, अर्जुन तेरे और मेरे असंख्य जन्म हो गए, तुझे याद नहीं है, मुझे याद है। जैसे हम पुराने वस्त्रों को छोड़ के नए वस्त्र धारण करते हैं वैसे ही हम नया शरीर धारण करते हैं। अब किसी को ये गले के नीचे ना उतरे, कोई बात नहीं, आपको तो स्ट्रेस ही दूर करना है ना, गले के नीचे कहाँ उतारना है। आप कृष्ण को भगवान मानते हो, मान लो और दृढ़ता से मान लो, भाई भगवान कृष्ण ने कहा है तो हम तो फिर नया जन्म लेंगे। पर ये समझ लो तुमने, जब भी पुकारा हमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। हम कितने स्वरूप में आते हैं, केवल मेरी आपकी बात नहीं है। आपकी जिंदगी में जितने जितने पात्र आते हैं उन लोगों को देखिए, आप उनमें कोई ना कोई तत्व पाएंगे जो पहले भी था कभी। हम कहते हैं ना इनका चेहरा देख करके कि इनका चेहरा तो मामा जैसा है। मैंने आपको एक नया टेक्निक समझाया था कि चेहरे को देख के कहो कि इसका तो विवेकानंद जैसा है, राइट। अभी इनको ध्यान से सुनो तो देखोगे उनके अंदर बहुत अच्छे गुण देखने को मिलेंगे। तो आपको पकड़ में आना चाहिए कि पहले ये गुण वाला कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी में था क्या। आपकी जिंदगी में बोले तो पूरी जिंदगी, नॉट जस्ट ये चार दीवार वाली। थोड़ा लंबा समझ में आएगा तो पकड़ में आ ही जाएगा, संसार में कोई ना कोई अच्छा व्यक्ति रहा है, उसी की कोई अच्छाई का गुण आज घर में कोई लेके आया है। वो पति हो सकता है, पत्नी हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं। तो हम विचारों के स्वरूप में तो बार बार आते ही हैं, गुण के स्वरूप में बार बार आते ही है। शरीर नहीं रहता, राइट। आइंस्टाइन जिंदा है, आइंस्टाइन का शरीर मर गया है, अभी इसको याद कर रहे हैं। तो चलो एब्सोल्यूट स्ट्रेस फ्रीनेस के दो तीन एग्जांपल लेते हैं। सोक्रेटिस, उन्होंने जो भी प्रस्तावित किया उसके अंतर्गत उनको जेल और उसके बाद में सजाए मौत सुनाई। उसको जहर दे के मारना था। सोक्रेटिस को जहर देने के लिए जो व्यक्ति आया वो बहुत पीड़ित था, क्योंकि वो सोक्रेटिस के प्रति आदर रखता था। तो उसने कहा कि अभी भी मान लो मैंने राजा की बहुत सेवा की है, अगर तुम स्वीकार कर लोगे तो अभी भी मैं राजा को रिक्वेस्ट करके तुम्हारी ये फांसी या मौत की सजा रद्द करवा सकता हूं, पर तुम्हें स्वीकार करना होगा कि ये गलत है। सोक्रेटिस का पहला जवाब कि क्या तुम्हें लगता है तुम जहर दे करके मुझे मार सकोगे। दोस्तों आज 10वीं जून 2020, इसी मोमेंट पर सोक्रेटिस यहां है कि नहीं है। सोक्रेटिस किस चीज का नाम है? वो दो कान और नाक वाला कोई शरीर का नाम सोक्रेटिस है? सोक्रेटिस एक विचार है, सोक्रेटिस एक भाव तत्व है, सोक्रेटिस एक कंसेप्ट है, सोक्रेटिस एक चरित्र है। गई कल मैंने कहा था कृष्ण व्यक्ति का नाम नहीं है, कृष्ण एक चरित्र है, कैरेक्टर है, जो हम में भी प्रादुर्भावित हो सकते हैं। सोक्रेटिस को जहर दिया गया क्योंकि इस वार्ता में स्पष्ट हो जाता है कि ये व्यक्ति को नहीं मारा जा सकता, अब इनकी ड्यूटी थी। सोक्रेटिस एकदम खटाक से जहर पी गए और जल्दी जल्दी चलने लगे। वो चौकीदार, वो जेल वाला कहता है कि आप इतना जल्दी क्यों चल रहे हो? बोले जितना जल्दी चलूंगा इतना जल्दी शरीर में जहर फैल जाएगा, तो मेरा शरीर जल्दी शांत हो जाएगा, तो तू जल्दी घर पहुंच सकेगा, तो अपने पत्नी बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकेगा।
very present moment awareness. Now this is to be done, so why it is not to be done joyfully? अगर अब यही करना है तो इसको जॉयफुली क्यों ना करें? विसल बजाते बजाते क्यों ना करें? टुकड़े टुकड़े में बांट के क्यों ना करें? कैटेगराइज करके क्यों ना करें? Here is a choice for you. अब आप कहोगे इतना इसमें क्या खींच रहे? इसीलिए कि यही तो स्टेप है, तीसरा एजेंडा, वर्तमान से विरोध। दो बता दिया, भूतकाल की पीड़ा, भविष्य की चिंता, ये दोनों निरर्थक है। अब वर्तमान में विरोध कर रहे हैं। क्या विरोध कर रहे हैं? ये लॉकडाउन ठीक नहीं है, ये सरकार ठीक नहीं है। अब जो है उसके अंदर बेहतर क्या हो सकता है? तो देखिए, अगर मैं हॉस्टल में होता तो क्या करता? एक दिन बिस्तर के ऊपर सोता, बिस्तर यानी लकड़ी वाला या टाट वाला, जो भी पलंग कहते हैं, उसके ऊपर सोता। फिर दूसरे दिन वो गद्दे को फ्लोर पे बिछा के उसके ऊपर सोता। तीसरे दिन वो गद्दा पलंग पर रहता और मैं पलंग के नीचे सोता। चौथे दिन गद्दा दीवार के ऊपर खड़ा खड़ा सोता और मैं बिना बिस्तर पलंग पर सोता। पांचवें दिन बिस्तर भी खड़ा हो जाता, पलंग भी खड़ा हो जाता और मैं केवल नीचे सोता। पहले भी एक बार नीचे सोने वाला एपिसोड आ गया है, लेकिन वो पलंग के नीचे सोता था। अब किसी के नीचे नहीं सो रहा हूं। अगर हॉस्टल में बालकनी है तो बालकनी में सोता। कैसा लग रहा है? मैं कोई मूर्खाई भरी बात नहीं कर रहा हूं, ये सब मैं नेल्सन मंडेला से सीखा हूं। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ऐसी सॉलिटरी कंडीशन की जेल कि जिसमें केवल हवा आए, रोशनी ना आए, एक छेद है लेकिन वो ट्यूब गली टैप जैसा, हवा आए लेकिन रोशनी ना आए, एक बल्ब 24 घंटा जले, कोई घड़ी नहीं, कोई पढ़ना नहीं, कोई न्यूज़पेपर नहीं, कोई टीवी नहीं। अच्छों को तोड़ देने वाली इस कंडीशन को सॉलिटरी कंडीशन कहते हैं, जिसमें कोई इंसान दिखे नहीं, कोई प्रवृत्ति नहीं। केवल आप सोचिए 6x4 का कमरा, हमारे बाथरूम घरों में बड़े होते हैं। नेल्सन है 6 फुट 3 या 4 इंच या बड़े और भी, और ये 6 फुट का कमरा, यानी लंबा होना चाहे तो पूरा लंबा भी ना हो सके। और उस कमरे के अंत में एक दरवाजा खोल के कोई सीधा नहीं आएगा। दरवाजे के बाहर एक छोटी सी कैबिन, वहां कोई खटखटा के वहां प्लेट रख जाए, फिर नेल्सन को अपना दरवाजा खोलना, उस प्लेट को लेना, खाना खा लेना। कमरे के एंड में एक बाल्दी, पूरे दिन पेशाब पानी टट्टी जो करना है वो बाल्दी में करना, उसके ऊपर एक ढक्कन, उसके ऊपर एक जग, जग में पीने का पानी। खत्म हो जाए तो दरवाजा खटखटाना, जग बाहर रख देना, फिर अपना दरवाजा बंद कर देना, फिर खटखटाना, तब जाके कोई पानी भर देगा। यानी पानी और खाना देने वाला दिखेगा नहीं, ये कंडीशन। अब नेल्सन क्या करते हैं, इसी तो में जान के खुशी होगी, ये विक्टर फ्रैंकल की जो किताब के बारे में हम दोनों बात कर रहे थे, इन सर्च ऑफ मीनिंग। नेल्सन मंडेला कहते हैं मैंने कॉकरोच को पाला था। ताकि मैं कोई कॉकरोच को पाल सकता है? इज इट पॉसिबल टू पेट द कॉकरोच? कुत्ते को पाल सकते, बिल्ली को पाल सकते, कॉकरोच को तो पाल नहीं सकते ना, कॉकरोच नहीं समझ सकता। क्या करते थे नेल्सन? नेल्सन कहते मैं केवल निकर भर डेड बॉडी की तरह अपने कमरे में पड़ा रहता, क्योंकि बाल्दी में ये टट्टी पेशाब वगैरह रहता था तो कॉकरोच आ ही जाते थे। मैं डेड बॉडी की तरह पड़ा रहता और मेरे पूरे शरीर पर कॉकरोच चलते 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 बिल्कुल मेरे मुंह तक पहुंच जाते और अपनी मूंछों को हिलाते। तो मैं मनोमन उसके साथ बात करता कि क्या आज गैब्रियल को स्कूल भेजा कि नहीं भेजा, मार्था क्या कर रही है। मैं गैब्रियल बच्चा है, वो कॉकरोच का बच्चा है, ऐसे मान के उसके साथ मन से बात करता। पत्थर फोड़ने की सजा मिलती तो मैं अपने घुटनों पर पड़ता, भगवान का आभार मानता, और वही केवल निकर पहन के मैं पत्थर फोड़ता ताकि अफ्रीका की गर्मी में मेरे पूरे शरीर पर फफोले पड़े। और ये जब फफोले पड़ जाए, जब मेरी सजा फिर से शुरू हो जाए, 4 दिन 5 दिन 7 दिन की, जिसमें कोई मुझे दिखने वाला नहीं है, मैं उस फफोले में से निकलते हुए पानी में से मजा लेता, वो फफोले के आसपास उंगली फिरा के उस पीड़ा में से मजा लेता।
ऐसे करके मैंने 13 साल सोलिटरी कंडीशन वाली जेल में गुजारे, टोटल 28 साल। दोस्तों मैं आपको ये सब इसीलिए कह रहा हूं कि हमारा स्ट्रेस ऐसा नहीं है। आज ये स्टोरी सुनने के बाद आपकी जिंदगी में से स्ट्रेस इवापोरेट हो जाना चाहिए। कुछ नहीं है भाई रे, अपना दुखનું કેટલું જોર, નાની એમથી જ્યાર तक વાંચનો मचविए ना शोर। छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये है वर्तमान से विरोध। देखिए कहां कहां विरोध है। घर में कोई व्यक्ति है, उसका विरोध, व्यक्ति की बात का विरोध, व्यक्ति के वर्तन का विरोध, व्यक्ति के विचार का विरोध, ये व्यक्तियों का विरोध हो गया। अभी व्यक्ति में कोई स्वभावगत खामियां है या खूबियां है, खूबियों का भी विरोध, खामियों का तो विरोध करते ही करते, खूबी है उसका भी विरोध करते। अब चीजों को ले ले, ऐसे लोगों को दिखाया ना मैंने आपको, जो कंप्यूटर को मारते हैं, राइट? ऐसे लोग होते हैं घर में टेबल को लात मारते हैं, टीवी के रिमोट फेंकते हैं, इनको चीजों से विरोध है। आपका ध्यान जा रहा है? कोई पेपर, किताब, टेक्स्ट बुक, हयाती हयाती ध्यान से सुना, कोई सब्जेक्ट तुम्हें उबा नहीं सकता, कोई सब्जेक्ट तुम्हें परेशान नहीं कर सकता, कोई सब्जेक्ट की औकात नहीं है, कोई किताब की ताकत नहीं है जो तुम्हें उबा दे। केवल हमारे अंदर डिजाइन बनाते उबने की, कि मुझे तो विज्ञान की चौपड़ी पढ़ने में बहुत कंटाला आता है, ऐसा बोल बोल के 50 बार बोल बोल के अपने अंदर बिठा देते हैं कि अब मुझे विज्ञान में मजा नहीं आता। तो आज से ये स्टेटमेंट बंद करना है, मुझे इसमें मजा नहीं आता। नहीं, शुरू कहां से करेंगे? मुझे इसमें बहुत मजा आने की संभावना है, सच्चा बोलेंगे। अब मुझे थोड़ा मजा आज आया है, कल और ज्यादा आएगा, आज तो मुझे बहुत मजा आएगा। साथिया आज तो नींद नहीं आएगी, सुना है तेरी महफिल में रात जगा है। कुछ भी आज ग्रेट होने वाला है सब्जेक्ट में, अपने लाइफ में, ऐसा करके राइट मोमेंट पर। कोई कोई लोगों के फीडबैक मिले कि आप मुस्कुराते हो तो बहुत अच्छे लगते हो, कोई कहते हैं आपके मुस्कुराने से हमें बहुत अच्छा लगता है, हम गुड बाय के समय जब आप मुस्कुराते हो तो और अच्छा लगता है, ऐसे मुझे फीडबैक मिले, मैं तो और खुश हुआ हूं। पर आपका ये ध्यान गया, क्या मेरी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे, कहाँ कहीं समस्या ही नहीं होगी? क्या लगता है आपको? हर एक इंसान की जिंदगी में इश्यूज होते हैं कि नहीं होते? पर क्या है कि आपने बहुत बड़ी समस्या बना के रखी है, इसलिए छोटी छोटी परेशान नहीं करते। तो देखिए, हमारे सामने जब बड़ी चीज होती है, तृप्ति के बिंदु में था बड़ी सोच, तो जब बड़ी सोच, बड़े क्वेश्चंस, बड़ी समस्याएं, तो फिर छोटी छोटी समस्याएं नहीं होगी। केवल एक ही चीज कर सकते हैं बड़ी सोच में, कितने लोगों के कल्याण में तुम उपकारक हो सकते हो, यही एक्सपांशन है। ऐसा करने से वर्तमान से विरोध कम हो जाएगा। हमारा वर्तमान से विरोध कहां होता है? ऐसे, यहां ही लगे है, ये मैं हूं, ये वर्तमान से विरोध है। लेकिन अगर मेरा वर्तमान बहुत बड़ा हो जाए तो ये विरोध नहीं रहेगा, या फिर ये मायने नहीं रखेगा। तो एक मैंने कहा व्यक्तियों से विरोध, दूसरा मैं कह रहा हूं चीजों से विरोध, तीसरा अब मैं ले चलता हूं आपको स्थितियों से विरोध, जो चीज नहीं है, परिस्थिति है। जैसे कोरोना के लिए सरकार ने लॉकडाउन किया, ये है परिस्थिति। उसी परिस्थिति में आपके पास चॉइस है, अपनी मनस्थिति को सेट करना। दो शब्द पकड़ के जाओ, परिस्थिति, मनस्थिति। परिस्थिति तय करेगी कि मनस्थिति कैसी हो, कि मनस्थिति तय करेगी कि इस परिस्थिति में क्या करें।
અર્જુનની સામે જે પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ છે, હવે એ પરિસ્થિતિ પ્રમાણે પોતાની મનસ્થિતિ સેટ કરવા માંડ્યો છે કે દાદા છે ને એટલે કે હું ભાણિયો છું, પૌત્ર છું, મામા છે તો હું ભાણો છું, ગુરુ છે તો હું શિષ્ય છું. પરિસ્થિતિ પ્રમાણે પોતાની રોલ બધા યાદ કરે છે અને પછી કે આ બધા સામે થોડું લડાય, રાઈટ? તો હવે જાઓ એના એનાલિસિસ કરીએ. પરિસ્થિતિ પહેલા તો તમારા નિયંત્રણમાં ખાલી પાર્શિયલી જ છે. જો તમે એવું માનતા હો કે પરિસ્થિતિ તમે ક્રિએટ કરી છે તો તમે खांड खाओ जो. ये खांड का खाना, ये हिंदी भाषी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, सभा में कुछ एक हिंदी बोलने वाले भी हैं. परिस्थिति के बारे में अगर आपने ये सोच रखा है कि ये मैंने क्रिएट करी है, तो ध्यान से सुनिए, पूरी परिस्थिति आपने क्रिएट नहीं करी है, केवल एक ही हिस्सा आपने क्रिएट किया है, बाकी तो अपने नियम के अनुरूप हुआ है. अब उस नियम को समझे. रजनीकांत भाई ने नितिन भाई को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि अपने वेबिनार में अच्छे दोस्त बने थे तो अपना मकान बना दो. सब नक्शा बक्शा दे दिया. नितिन भाई ने सब कॉन्ट्रैक्ट दिया, सब कॉन्ट्रैक्टर ने मजदूरों को लगाया और ये मजदूर लोग काम करके दीवार बना के गए. अब नितिन भाई आकर के कहते हैं, अरे टेढ़ी बना दी तूने. अभी रजनी भाई को मैं क्या जवाब दूंगा? तो वो कड़िया कॉन्ट्रैक्टर, जो भी सब कॉन्ट्रैक्टर, कहता है कि भाई ओलंबे तो है ना, प्लम में है. अब नितिन भाई ने अपना मन मना लिया, अब रजनीकांत भाई को वो मन मनाने की चेष्टा कर रहे हैं. अब रजनीकांत भाई बड़े दिल वाले, इसलिए कहते कोई बात नहीं नितिन भाई, दीवार पड़े गिरेगी तो नहीं ना? बोले बिल्कुल गिरेगी नहीं. और कुछ आइडिया है? नितिन भाई है ना अपने पास आर्किटेक्ट, कुछ टेढ़े मेढ़े की ऐसी डिजाइन बना देते को ब्यूटीफुल हो जाता है. तो वो टेढ़े मेढ़े की ऐसी कुछ डिजाइन बनाते हैं. रजनी भाई अपने सभी दोस्तों को ये दिखाते रहते हैं. ये पूरा केस में क्या है, कुछ चीजें अपने हाथ में है, कुछ चीज अपने हाथ में नहीं है. अगर जो अपने हाथ में नहीं है उसको अब कैसे हैंडल करें? ध्यान जा रहा है? आप, ये तो घर के कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूं मैं, अब जिंदगी के कंस्ट्रक्शन के बारे में सोचो. आपने व्यवसाय तय किया होगा, किसी को कर्मचारियों को काम में लगाया होगा, फिर उन लोगों ने आपके हिसाब से काम नहीं किया होगा. हो सकता है आपकी इच्छा से ज्यादा अच्छा भी किया हो सकता है कम भी किया हो. ऐसा बार बार घटना घटती रहती है. आपका एक एंड है आपके हाथ में, थोड़ा सा. अभी एक एंड में चलते चलते फिर बहुत सारे नए एंड उसमें दिखने लगते हैं. और अपने घरेलू मामला हो, पति पत्नी संबंध हो, व्यावसायिक संबंध हो, गाड़ी लेने की बात हो, कपड़े खरीदने की बात हो. अच्छे अच्छे कपड़े खरीदने के बाद, पहली बार पहनने के बाद धोने में डालते रंग चला जाता है. अब ऐसी चीजों में स्ट्रेस करने की क्या वजह है? इट इज नॉट इन योर कंट्रोल. आप कहोगे पर उसने ये कहा था. भाई वो भी आपके कंट्रोल में नहीं है, उसको भी तो बेचना है, वो भी एक सेल्समैन है. हो सकता है उसको सही में इंफॉर्मेशन ना हो सकता है उसके मालिक ने इसको सिखाया, वैसा ही बोलेगा वो. ऐसे बहुत सारे एंड्स हैं. तो दोस्तों, कुल मिला के मैं बात जो कह रहा हूं, जब आप कोई भी काम शुरू करते हैं, उस काम का कुछ कंट्रोल आपके हाथ में है, बाकी आपके हाथ में नहीं है. इसीलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. प्लानिंग तो बेस्ट वे में ही करेंगे, लेकिन प्लान के अनुरूप चीजें चले ऐसा जो मान लेते हैं, उसी से ही द्वेष होता है, आई मीन क्लेश होता है. और ये जो मैंने सूत्र समझाया था, अविद्या, अस्मिता, रागा, द्वेषा, अभिनिवेशा, क्लेश. तो अविद्या समझाया था. अब मैं आपको जो समझा रहा हूं उसका नाम है राग. मेरे हिसाब से सब कुछ चले. अरे तुम्हारे हिसाब से तो तुम्हारा पेट भी नहीं चलता. भाग्योदय खमण की शॉप में गए, 250 ग्राम में पेट भर गया, अभी खाने का मन तो 500 ग्राम है. अब पेट ना बोल रहा है, पेट भी नहीं कह रहा है कि भाई आने दो, वो भी तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता. शरीर का एक भी अंग तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता, वो अपनी डिजाइन से चलता है. तो राग, मेरे हिसाब से दुनिया चले, वो है राग. यस राखी बहन.
सर आप ये कहना चाहते हैं कि द्रव्य आसक्ति नहीं होनी चाहिए? द्रव्य आसक्ति मैं नहीं कहना चाहता, बिल्कुल मतलब द्रव्य। राग राग जब कहे तो केवल द्रव्य की बात नहीं है। हम्म जब सभी चीजें मेरे हिसाब से चले, वो सूक्ष्मतम चिपकाव है। राग का मतलब ये चिपक जाना, द्वेष का मतलब के दूर भागना। तो पहले तो मेरे हिसाब से चले, और मेरे हिसाब से चलाने में द्रव्य एक चीज है, साधन दूसरी चीज है। द्रव्य यानी पैसे, मनी, फिर साधन दूसरी चीज है, व्यक्ति तीसरी चीज है, सिस्टम चौथी चीज है, ऐसी बहुत सारी चीज है। तो सब कुछ मेरे हिसाब से नहीं चलता। अभी जैसे मुझे इतने पैसे चाहिए, ऐसा करके मैं व्यवसाय करूं, ऐसे ना भी मिले, इससे अधिक भी मिले, कम भी मिले, बिल्कुल ना मिले, अरे व्यवसाय ही ना चले। हाँ, एक एंड मेरे पास है कि मेरे अंदर कौशल ही ना हो, मेरी कुशलता ही ना हो। अभी मुझे कोई कहे कि मेडिकल का व्यवसाय करो, मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास इसकी एक्सपर्टीज नहीं है। तो आसक्ति में क्या होता है, जैसे आपने द्रव्य का क्वेश्चन पूछा है, पैसों का, तो मुझे बहुत पैसे चाहिए, यही राग है। ये चिपका हो गया ना, मुझे पैसे चाहिए। ऐसे लोग जो पैसों के पीछे भागते हैं, वो रिलेशनशिप को खराब कर देते हैं। पैसों के पीछे भागना यानी रिलेशनशिप को डैमेज कर देना। इंसान हमेशा पैसों से अधिक महत्वपूर्ण है, कोई भी रिलेशनशिप क्यों ना हो। पत्नी, पति, काका, मामा, फुआ, सासू, ससुरा, कोई भी रिलेशनशिप हो जिसके अंदर पैसों का कुछ भी मामला हो, ध्यान रहे पैसों को सेकेंडरी बनाना है, रिलेशनशिप को महत्वपूर्ण बनाना है। एक इंसान दूसरे इंसान के काम में आ सकता है, ऐसे स्वार्थी एंगल से भी देखो तो भी चलेगा। पैसे कितने महत्वपूर्ण है अपनी बेसिक सुविधाओं के लिए। रोटी, कपड़ा, मकान शरीर की आवश्यकता है, उसके बाद मेरी आवश्यकता तो संबंध है, तृप्तिदायक संबंध। आप किसी के साथ चिढ़ते भी हो ना, तो उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए हाइपोथेटिकल केस में कहता हूं, ये शिवपाल ने मेरे पास से 1 लाख रुपए लिए, अभी वो वापस नहीं कर रहा है, अब मुझे इसके ऊपर गुस्सा आ रहा है, तो शिवपाल तो मुस्कुरा रहे, देखो अभी मुस्कुरा ही रहे, चीड़ तो मैं रहा हूं, मैं खुद अपने जिस डाली पर बैठा हूं उसको काट रहा हूं। तो अभी क्या करना है इस स्थिति में? अभी जो सूत्र चल रहे हैं ना, उसमें थोड़ा समय इसलिए ज्यादा जाता है क्योंकि बहुत एब्स्ट्रैक्ट चीज है। अभी बताने के लिए तो 3 ही चीज है, भूतकाल की चिंता, भूतकाल की पीड़ा, भविष्य की चिंता और वर्तमान से विरोध। ये 3 ही बात है। अभी हम जो राग की बात करें वर्तमान की विरोध में, दूसरा कंपोनेंट है द्वेष। मुझे मेरी जिंदगी जैसे मैं चलाना चाहूं वैसे ही चले, प्रोजेक्ट ऐसे ही चले, रिपोर्ट ऐसे ही हो, प्रोडक्ट ऐसे चले, इतना सेल हो जाए। ये सब चीजें वर्तमान में जो हो रही है उसके प्रति मेरा एक्स्ट्रा लोड है, राग। और ना हो तो द्वेष। एक ही सिक्के के 2 पहलू, ऐसा ना हो, बुखार ना हो, जुकाम ना हो, ये सब जो मांग रहे पर होगा। तो वर्तमान के विरोध के अंदर या तो चीजों को अपने अनुरूप चलाना चाहते हैं, यार चीज हमारे रूप ना चले तो भी स्ट्रेस में आ जाते, ये है द्वेष। तो देखिए 5 पॉइंट थे, अविद्या, अस्मिता, रागा, द्वेषा, अभिनिवेश। ये 5 में से मैंने आपको अविद्या समझाया है, आज राग और द्वेष समझाया। आज का होमवर्क फिर से रिपीट कर देता हूं, जितना भी हो सके भूतकाल में जो भी घटना घट गई है जिससे आपको पीड़ा है उसका लिस्ट बनाओ, भूतकाल की पीड़ा की पूरा लिस्ट, और 4-5 दोस्तों को चुन लो। ऐसी कोई घटना जिसकी आपको बार बार पीड़ा हो रही है, उस घटना को 4-5 दोस्तों को बारी बारी सुनाओ और पूरी डिटेल में सुनाओ। सुनाते समय बिल्कुल होश में रहो, आप उस पीड़ा में से मुक्त हो जाओगे, वो मेरी गारंटी है। घटना रहेगी, इंफॉर्मेशन रहेगी, पीड़ा नहीं रहेगी। ये ऑन्टोलॉजिकल प्रिंसिपल है, शेयरिंग कहते हैं इसको टेक्निकल भाषा में। यू शेयर, व्हेन यू शेयर द स्टोरी यू गेट रीड ऑफ अटैच इमोशन। फिर भविष्य काल की जितनी चिंता है उसका लिखो। भाई कमल भाई की नरोडा में जॉब है, अभी उसका बीजापुर ट्रांसफर होने वाला है, तो बीजापुर में क्वार्टर लेके क्या करेंगे,
कहाँ क्वार्टर मिलेगा, भाड़ा ठीक होगा कि नहीं होगा, बेटा का एडमिशन का क्या होगा, ये सब। तो ये लिस्ट में वर्तमान में किससे विरोध है, जो अभी चल रहा है उसमें किससे विरोध है, तो राग और द्वेष दोनों आ जाएंगे इसमें। दोस्तों कल के एपिसोड में हम अस्मिता और अभिनिवेश ये दोनों देखने वाले हैं, और उसी के चलते हम भगवत गीता के जो स्ट्रेस के रिलेटेड श्लोक है वो कल लेंगे। तो अस्मिता और अभिनिवेश उसके पर बात होगी। ओके, और किसी को कोई क्वेश्चन? नेहा? हाँ સર તમે જે કહ્યું કે જે પણ ભૂતકાળનું કંઈ પણ છે તો શેર કરો, એકનું એક વસ્તુ રિપીટ સતત કર્યા કરો, લાઈક જ્યાં સુધી તમારા મગજમાંથી ન નીકળે ત્યાં સુધી કરવાનું. ऐसा मैंने नहीं कहा है, रिपीट करने का नहीं कहा, शेयरिंग करने को कहा है। शेयरिंग, यस शेयरिंग. हाँ, शेयरिंग का एक पॉसिबिलिटी, खुद के साथ शेयरिंग करना है तो लिखना है। वो स्टोरी किसी को बोलनी नहीं है तो एक बार लिख डाली, फिर दूसरी बार लिखो, फिर तीसरी बार लिखो। ऐसा ना करना हो तो 5 दोस्तों को पकड़ो, एक को पूरी स्टोरी सुनाओ, फिर दूसरे को पूरी स्टोरी सुनाओ, तीसरे को पूरी स्टोरी सुनाओ। सुनाते सुनाते खटाक से वो ग्रिप चली जाएगी, क्योंकि आप देख पाओगे कि ये मैंने पकड़ के रखा है। हमें तो ये भी नहीं मालूम कि हमने पकड़ के रखा है, वो हमारा इतना हिस्सा हो जाता है। चल बेटा, तूने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, मैं जरा एक दूसरे एंगल से बताता हूँ। ये शर्ट मैंने पहना है, शर्ट हूँ, क्या? ये शर्ट मैंने पहना है कि मैं शर्ट हूँ? नहीं, शर्ट आपने पहना है, कुर्ता पहना है आपने, यस। तो जो भी है, अब तू कुर्ता का स्ट्रेस क्यों क्रिएट करती है? अभी मैंने बोला, अभी बोला कि वर्तमान से विरोध नहीं करना है। मैंने कहा मैंने वो एक्चुअली जाते जाते जाएगी, एकदम से नहीं जाएगी। नहीं, इसको भगवद गीता में कहा है संशयात्मा विनश्यति, करते हैं उसका विनाश हो जाता है। ओके, यानी आपका विनाश नहीं होगा, लेकिन आपकी विद्यार्थी स्थिति का विनाश हो जाएगा। पॉइंट करो, मैं अगर शर्ट पहना है तो क्या होगा ये बताता हूं। वर्षिल, मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछता हूं, गेट रेडी फॉर द क्वेश्चन। वर्षिल, जब तुम दुकान में जाओ कोई शर्ट पहनने के लिए, तुम्हें बैर मिनिमम क्या करना पड़ेगा? दुकान में जाकर के कोई नया शर्ट पहनने के लिए कम से कम क्या करना पड़ेगा? ट्राई करने के लिए मिनिमम क्या करना पड़ेगा? यस उत्पल बताओ। दुकान तो जाना पड़ेगा। नहीं, दुकान में पहुंच गए हो, नया शर्ट खरीद लिया है, उस शर्ट को पहन के लिए, यस जस्मीन, मिनिमम क्या करना पड़ेगा? जूनो शर्ट उतारવો પડે। ओके, जवाब आ गया। આપણે જે પહેર્યું હોય એ ઉતારવું પડશે, મતલબ જવાબ શર્ટ જૂનો પહેર્યો હશે। जवाब आ गया। पहना हुआ शर्ट को उतारे बिना नया शर्ट नहीं पहन सकते। जब आप शेयरिंग करना शुरू करोगे ना, पकड़ में आएगा आपको कि मैं शर्ट नहीं हूं, मैंने शर्ट पहना है और अब मेरे पास स्वतंत्रता है उसको उतारने की। अभी जहां हम फंसे हैं ना स्ट्रेस में, वहां हम डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते कि ये मैंने पकड़ के रखा है। कई पति ऐसा होता है, अपने पत्नी के बारे में पकड़ के रखते हैं, तो ऐसी है, उसको तो समझ में नहीं आता कुछ भी, वो तो निकम्मी है। उसके हर एक डायलॉग में उसका दोष निकालने का कार्यक्रम चलता रहता है। ऐसे पत्नियों भी होता है, वो पतियों के दोष निकालते रहते हैं कि तुम ऐसे हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता, तुम तो केवल नौकरी कर सकते हो। तो ये परस्पर एक दूसरे ने पकड़ के रखा है। अब वो छूटता भी नहीं, क्योंकि वो इसका इंग्रेडिएंट बन गया, पार्ट बन गया। जब ये दिख जाए कि ये मैंने पकड़ा है, उसको मैं छोड़ सकता हूं, तो छूट जाएगा। ठीक है नेहा, समझ में आ गया? तो केवल पर्सनल करना है तो लिखना है, या फिर 5 दोस्तों के साथ शेयर करना है। और मैंने क्या कहा है, स्टोरी शेयर करो तो वर्ड टू वर्ड शेयर करो। मान लो कि तुम्हारा कुछ कन्फ्लिक्ट अपने पति के साथ हुआ है और तुम मेरे साथ शेयर कर रही हो, तो तुम्हें कैसे शेयर करना होगा? फिर मैंने ये कहा तो उसने जवाब में ये कहा, फिर मैंने ये कहा तो उसने जवाब में ये कहा। ऐसी डिटेल के साथ जितना भी याद हो, पूरा का पूरा कन्वर्जेशन शेयर करना है। तभी जाके पकड़ में आएगा कि उसने क्या कहा और मैंने उसका पकड़ा क्या। और ऐसे दोस्त को चुनो जो सही में तुम्हें ध्यान से सुने।
बीच में टोके नहीं, तुम्हें उपदेश ना दे, सुने, हाँ जानने की चेष्टा जरूर करे, अपना एंगल बताए कि ऐसा भी तो पॉसिबल था, ऐसा कुछ कहे, लेकिन आपको नकारे नहीं, आपको करेक्ट ना करे, ऐसे दोस्त को पकड़ना है। देखिए ये साइंस ऑफ ऑन्टोलॉजी है। हम जब तक शेयर नहीं करते, चीजों को पकड़ के रखते, केवल सीमित दृष्टि बिंदु रहता है। शेयर करते हैं तो मल्टीपल दृष्टि बिंदु मिलता है, और जब कोई ध्यान से सुनता है तो हमारे अंदर ये भाव बनता है कि मुझे कोई सुन रहा है तो मुझे उससे मदद मिलेगी, तभी तो जाके शेयर करते हैं। आज पिंटू ने मेरे पास समय मांगा, मैंने कहा एजेंडा क्या है, उससे जो एजेंडा कहा उसके अनुरूप आज मेरे पास समय नहीं था, मैंने एक भी मिनट नहीं दिया। पिंटू क्या तुम्हें बुरा लगा? नहीं लगा, राइट? इतने काम में पूरे सो भी नहीं पाया हूं मैं, तो इतना काम रहा, अभी इसका बुरा लगा कि चले तो वर्तमान से विरोध। आज का पॉइंट केवल इतना ही था। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।